हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर को। ये कोर 3 का है, सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कोर 3 के क्वेश्चन पेपर के लिए हर ईयर के, तो 2017 का ऑलरेडी अपलोडेड है एंड 2018 का भी ऑलरेडी अपलोडेड है। 2020 का जो है वो असाइनमेंट बेस्ड हुआ है, तो उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं होगा, लेकिन मैं 18 और 19 को अपलोड कर दूंगी। आज हम लोग 18 को डिस्कस कर रहे हैं और चूँकि वीडियोज़ आने में थोड़े लेट हो रहे हैं, इसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं 2018 के इस क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, विच इंडियन रूलर वॉज नोन बाय द नेम ऑफ अग्रमेस इन द ग्रीक सोर्सेज। ग्रीक सोर्सेज में अग्रमेस कहकर किसे पुकारा गया है, किस शासक को, कौन सा शासक है जो अग्रमेस नाम से परिचित है। तो इसका आंसर होगा नंद शासक घनानंद, और इसे डायोडोरस ने कहा है। यूनानी स्रोतों में डायोडोरस द्वारा इसे घनानंद को अग्रमेस कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट, हु वॉज मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज एक बहुत ही नोन टॉपिक है, आप लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सेम प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है ये क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। हु टुक द टाइटल ऑफ अमित्र घात। अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की है? तो बिंदुसार ने अमित्र घात की उपाधि धारण की है। और अगर अमित्र चेट्टस भी आए, पुराणों में कहा गया है, तो वो भी सेम ही आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजन वॉज जनरली पेट्रोनाइज्ड बाय द गुप्ता। गुप्त शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? वो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले थे, इवन संरक्षण देने वाले थे, लेकिन इनका जो मुख्य धर्म था या इनका जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था, तो आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। नेम एनी वन फेमस ड्रामा रिटन बाई कालिदास। कालिदास के द्वारा रचित एक ड्रामा का लिखना है, यानी नाटक लिखना है, तो इसमें आप लोग लिख दीजिए मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट, एच नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। व्हेन डिड द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑकर इन इंडिया। द्वितीय अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण इंडिया में कब हुआ है? तो द्वितीय नगरीकरण इंडिया में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। 600 BC भी लिख सकते हैं आप लोग, और BCE दोनों एक ही है, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वर द अथर्स ऑफ इंडिका एंड अर्थशास्त्र। इंडिका और अर्थशास्त्र के रचयिता के बारे में पूछा गया है, तो इंडिका के रचयिता हो गए मेगस्थनीज और अर्थशास्त्र के रचयिता है चाणक्य। नेक्स्ट, बी नंबर क्वेश्चन, नेम 2 महाजनपदास इन ईस्टर्न इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 महाजनपदों का नाम लिखना है, लेकिन डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, दिशा को मेंशन कर दिया गया है कि वो ईस्टर्न इंडिया वाले ही महाजनपदों में से होना चाहिए। 16 महाजनपद लगभग उत्तर भारत में बहुत डिफरेंट दिशाओं में फैले हुए थे। ईस्टर्न में जो है उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं पूर्वी भारत में अंग और मगध। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय व्यवहार समता एंड दंड समता। व्यवहार समता और दंड समता क्या है? तो देखिए, टर्म से ही समझ में आ जा रहा है, नियम से जुड़ा हुआ ये एक चीज़ है। व्यवहार समता और दंड समता अशोक द्वारा लागू किया गया या उसके काल में लागू किए गए नियम थे। व्यवहार समता के अकॉर्डिंग इक्वल लॉ था, जो नियम होगा, रूल रेगुलेशन होगा, वो सबके लिए बराबर होगा। और दंड समता इक्वल ऑफ पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट जो होगा या दंड जो होगा वो सबके लिए इक्वल होगा। जैसे एंशिएंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि पनिशमेंट का जो बेस था वो डिफरेंट सेक्शन के लिए अलग अलग था, वर्णों के लिए अलग अलग था, लेकिन अशोक ने, इवन अशोक के पहले भी व्यवहार समता और दंड समता की बात की गई है कि पनिशमेंट भी इक्वल और लॉ के समक्ष, यानी नियम और कानून के समक्ष सब समान है।
क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय धर्मस्थ्य एंड कंटक शोधन इन मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में धर्मस्थ्य और कंटक शोधन से आप क्या समझते हैं। तो धर्मस्थ्य और कंटक शोधन ये दोनों ही न्यायालय के प्रकार हैं। धर्मस्थ्य जो था वो दीवानी न्यायालय हुआ करता था और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय है। नेक्स्ट, व्हाट वर द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य क्या है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 4 आर्य सत्य जो है वो दुख, दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण के मार्ग। F नंबर क्वेश्चन, हु वर कॉल्ड द आंध्र भृत्यास। आंध्र भृत्य किन्हें कहा गया है। तो आंध्र भृत्य पुराणों में जो सातवाहन वंश के शासक हैं उसके बारे में कहा गया है कि वे आंध्र से बिलोंग करते थे, इसलिए पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया। एक्चुअली पुराणों में आंध्र भृत्य या आंध्र से जुड़े हुए एक वंश का वर्णन है जिसका समीकरण लगाया गया है सातवाहनों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। जी नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ अलाहाबाद प्रशस्ति, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन इट। अलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है। तो हरि सेन, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और अलाहाबाद प्रशस्ति में या प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें हम लोगों को समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में वर्णन मिलता है। और साथ में इसका जो स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है वो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, लेकिन वो थोड़ी डेवलप्ड ब्राह्मी थी, इसलिए उत्तरोत्तर ब्राह्मी इसे हम कह सकते हैं। एच नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गुप्त संवत। गुप्त संवत क्या है। संवत वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है किसी डेट के बारे में, किसी एरा के बारे में बात कर रहा है। तो गुप्त एरा के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो गुप्त संवत जो है उसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। जब वो गद्दी पर बैठता है उसी डेट को उसने गुप्त संवत के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो 319 ईस्वी गुप्त संवत के रूप में जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से संबंधित है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ डेट को नहीं मेंशन करके चंद्रगुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश का जो शासक था, प्रथम शक्तिशाली शासक, चूँकि प्रथम शासक तो श्रीगुप्त को माना जाता संस्थापक के रूप में, लेकिन प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही है। और उसी के राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत की शुरुआत है। लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखिए। डिस्कस इन ब्रीफ द फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ मगध इम्पीरियलिज्म। मगधन इम्पीरियलिज्म, मगध के उत्थान में या मगध साम्राज्य के उत्थान में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप उनको लिख सकते हैं। जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ इस समय, मगध की जो नेचुरल उसकी या फिर कहें भौगोलिक जो दशाएं थी वो इम्पॉर्टेंट थी। एक फर्टाइल भूमि इसे प्राप्त था, ये एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसकी राजधानी जो राजगृह थी वो एक नेचुरल फोर्ट की तरह था। चारों ओर से ये जो किलाओं से या फिर कहें चारों ओर पहाड़ी किलाओं से घिरा हुआ था, वो एक फोर्ट की तरह, एक दुर्ग की तरह काम करता था। मगध में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लोहा, हाथी, इन सारी चीज़ों की वजह से मगध का उदय हुआ। तो ये 4 से 5 पॉइंट हैं जिसको आप लोग शॉर्ट में लिख दीजिएगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द सोशल फैक्टर्स लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन द 6th सेंचुरी BC इन इंडिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब जनपद महाजनपदों का विकास हो रहा था उस समय और एक महत्वपूर्ण घटना साइमल्टेनियसली चल रही थी, इवन थोड़ी पहले ही। तो वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। इसी रिलीजियस मूवमेंट की बात यहाँ पे की गई है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के लिए कौन कौन से ऐसे कारक जिम्मेवार थे उनको लिखना है। तो बहुत सारे कारण थे, जैसे वर्ण व्यवस्था का कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, समाज में जो निचला वर्ग है उनका समाज में स्थिति खराब हो जाना, या फिर ब्राह्मण धर्म सर्वे सर्वा हो जाना, ये सारी चीज़ें कारण थी, महत्वपूर्ण कारण। फिर व्यापारी वर्ग का उदय जिसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण दिया, तो वो भी एक प्रमुख कारण था इस समय के इन धर्मों के उदय में। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप लोग 3 से 4 पॉइंट इनके ओरिजिन में लिख दीजिए। नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गांधार आर्ट। गांधार आर्ट के बारे में लिखना है, जो कि कुषाण कालीन एक प्रमुख कला थी। कनिष्क ने इसको बहुत ही संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था और इसका विस्तार हुआ था। तो गांधार आर्ट के बारे में शॉर्ट
में आप लोग लिख दीजिए। राइट इन ब्रीफ अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रमुख शासक है, तो इसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके विजय अभियानों के बारे में लिखना है। किस प्रकार इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है कि ये सातवाहन वंश को पुनः स्थापित किया था। सातवाहनों की खोती हुई सत्ता या उनकी शक्ति जो अब खत्म हो रही थी, उसको फिर से स्थापित किया, और इसने बहुत सारे विजय अभियान किए। जैसे नासिक अभिलेख में इसके द्वारा जीते गए बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। शकों को इसने किस तरह से पराजित किया उसके बारे में विवरण है। इसकी अन्य उपलब्धियां सारा इंक्लूड करके यहाँ पे 5 मार्क्स में आप लोग इसको लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय चंद्रगुप्त द्वितीय इन द एक्सटेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उनका साम्राज्य था उसको बढ़ाने में और उसको स्टेबल करने में, चूँकि समुद्रगुप्त के समय में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा क्षेत्रीय विस्तार हो गया था, उसको किस तरह से स्टेबल किया, उसको कंसोलिडेट किया, उसको और बढ़ाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को यहाँ पर लिखना है, उसके विजय अभियानों को और उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखना है कि किस प्रकार यहाँ पर कर व्यवस्था थी, करों का संग्रहण किस प्रकार होता था, कृषि कैसा था, व्यापार वाणिज्य कैसा था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में लिखना होगा क्योंकि ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड द इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कुषाण। कुषाण के उदय में इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स थे या जो आर्थिक कारण थे उनके राजनीतिक इतिहास में या उनके उदय में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके बारे में लिखना है। यानी यहाँ पर ओवरऑल आपको कुषाणों की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखना है। उनकी आर्थिक स्थिति को लिखिएगा और एक पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा कि किस प्रकार कुषाणों के समय में एक रूट, रेशम मार्ग जिसे हम कहते हैं, सिल्क रूट जो था वो बहुत ही लाभप्रद एक व्यापारिक रूट था जिस पर कनिष्क ने कुषाणों के समय में अपना आधिपत्य कायम किया था, जो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, एनालाइज द रिसेंट डिबेट ऑन द गुप्त गोल्डन एज। गुप्त स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, प्राचीन भारत का। उस पर विभिन्न विद्वानों के डिबेट है, वाद विवाद है कि किसी ने फेवर में कहा है, किसी ने इसके अगेंस्ट में कहा है, तो उस डिबेट को लिखना, डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिबेट को। ओवरऑल ये क्वेश्चन आंसर हो गया। इसमें से अगर किसी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पर्टिकुलर, चूँकि कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों को ये बुक्स में मिल जाएंगे सारे आंसर। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है या फिर उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन, क्योंकि सारा क्वेश्चन लॉन्ग करवाना पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को जिसमें आप लोगों को परेशानी हो रही है उसको मैं डिस्कस कर दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर के 2019 के कोर 3 के क्वेश्चन पे। अभी के लिए इतना ही।